Hello everyone, this is C. Isha Agarwal and today we are going to start with yet another essay from Essay 500 series, that is Essay 530, which is based on audit sampling. तो सबसे पहले आपको ये समझना है इस essay में कि audit sampling लाया क्यों गया, why is it required for the auditor to do audit sampling, वो क्यों पूरा सारा आपका जो भी टेस्टिंग है वो मतलब पूरे उस पर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे क्यों नहीं कर सकता या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर आइटम के 100% पे चेकिंग क्यों नहीं कर सकता. तो इफ़ यू रिमेंबर वाइल स्टडिंग एसिड 200 मैंने आपको बोला था लिमिटेशन ऑफ ऑडिट दैट इज लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट एंड टाइम. ऑडिटर के पास एक फिनेंशियल स्टेटमेंट ईयर के फाइल को ऑडिट करने के लिए 2-4 साल नहीं होते या 1-2 साल भी नहीं होते. ही और शी हैज़ अ फ्यू मंथ्स, उसमें उसने ऑडिट करना है ये सब. अब अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड कॉस्ट में आपको ये करना है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ चीज़ें छांटनी होगी. या जैसे आपको करना होगा कि सपोज आपके पास 100% ऑफ द सिलेबस रहता है. बहुत बच्चे क्या करते हैं, 100% ऑफ द सिलेबस है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं नहीं कवर कर सकता पूरा, तो मुझे या तो 50% कवर करना होगा, 60% करना होगा, 70% करना होगा, 80% कवर करना होगा. इससे मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मुझे पता है कल एग्जाम में क्या आएगा? नहीं. मैं अपने इंट्यूशन, अपने एक्सपीरियंस, जो भी आपका बेस है उसके बेसिस पे 80 to 90% कवर कर दे रहा हूँ. हाँ, 10% इज ऑलवेज ऑन द रिस्क साइड कि मैंने रिस्क लिया है, 10% नहीं किया है, वो कल को एग्जाम में आ भी सकता है, मैं फेल भी हो सकता हूँ. बट विथ लिमिटेड टाइम एंड लिमिटेड कॉस्ट सबसे बेस्ट चीज़ जो आप करते हो वो सैम्पलिंग, दैट इज पिकिंग आउट द मेजर पोर्शंस एंड अज्यूमिंग कि जो आप मेजर पोर्शन पिक कर रहे हो उसी से आएगा कल एग्जाम में, या फिर इन केस ऑफ एन ऑडिटर अज्यूमिंग दैट जो वो मेजर पोर्शन पिक कर रहा है उसी में मिसस्टेटमेंट्स है, उसके अलावा मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, या फिर जो वो पॉपुलेशन से सैम्पल पिक कर रहा है उसी के रिप्रेजेंटेटिव पूरा पॉपुलेशन है. मतलब अगर उसने 4 एंट्री टेस्ट की है तो उसे वो ऐसा अज्यूम करता है कि 100 एंट्रीज पूरी वैसी ही है. ठीक है. तो सबसे पहला जो मैंने समझाया कि वाई ऑडिट सैम्पलिंग, क्यों, क्योंकि ऑडिटर के पास लिमिटेशंस हैं. तो उन लिमिटेशंस में उनको बेस्ट परफॉर्म करना है, बेस्ट ऑडिट रिपोर्ट देनी है, इफेक्टिव ऑडिट रिपोर्ट देनी है, अपनी ओपिनियन देनी है, तो उनको ऑडिट सैम्पलिंग करनी पड़ेगी. अब सैम्पल वर्ड से many of you can relate, the first thing that comes to your mind is food sampling. बाकी जगह हम इतनी सैम्पलिंग नहीं देखते, आपको कोई नहीं बोलता कपड़े का सैंपल ले जाओ या इलेक्ट्रॉनिक्स का सैंपल ले जाओ, ये नहीं, पर खाने का सैंपल लोग आपको दे देते हैं. वाई सो? बिकॉज टेस्ट बड्स डिफर. ऑल्सो वॉट यू आर सीइंग इज नॉट वॉट यू आर ईटिंग. मतलब आप तो देख रहे हो ये ऐसा दिखता है, बट वो अंदर से वैसा टेस्ट करे ऐसा नहीं होता है. बाकी चीज़ों में क्या होता है, जो दिख रहा है वही है, बट इसमें जो आप देख रहे हो वो टेस्ट नहीं करोगे तो तब तक समझ नहीं आएगा. तो आप जाते हो दुकान में जहाँ पे भी आपको जो भी सामान खरीदना है, इफ़ यू आर बाइंग समथिंग न्यू, तो शॉपकीपर आस कि आप ये सैम्पल टेस्ट कर लो. आपने टेस्ट कर लिया सैम्पल, आपको लगा हाँ ठीक है अच्छा है मैं ले लेता हूँ. आपका एजम्पशन क्या है कि मैंने जो सैम्पल उठाया है, अगर मैंने एक फॉर सपोज एक कैंडी का सैम्पल उठाया है, तो अगर उसमें 100 कैंडीज है तो वो सिमिलर टू दैट वन कैंडी दैट आई हैव ईटन वही होंगी. आपका तो अजम्पशन यही होता है बाइंग के टुवर्ड्स. आप तो ऐसा अज्यूम नहीं करते अरे मैंने खाई खट्टी कैंडी उसमें निकलेगी मीठी कैंडी. ये तो आप अज्यूम नहीं करते. आप तो ये अज्यूम करते हैं अगर आपने खट्टी कैंडी खाई है तो वो 100 कैंडीज भी खट्टी ही होंगी. ठीक है. तो सिमिलरली ऑडिट सैम्पलिंग में क्या होता है कि ऑडिटर अज्यूम करता है, अगर वो एक एक्सपेंस चेक कर रहा है जिसमें 1000 एंट्रीज है, उसने सैम्पलिंग का कोई भी तरीका निकाला, उसमें से 10 सैंपल निकाले, 10 के वाउचर चेक किए, तो उसका सबसे बड़ा अजम्पशन क्या होता है, अगर मैं 10 सैंपल ले रहा हूँ तो वो 10 मेरा पूरा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर दे रहा है. मतलब अगर 10 डिफरेंट टाइप्स ले रहा हूँ तो उसके अलावा 11th या 12th टाइप उस पॉपुलेशन में नहीं है. ठीक है. तो ऑडिट सैम्पलिंग में रिस्क है, हाँ बिल्कुल रिस्क है, सैम्पलिंग रिस्क है कि आपका ऑडिटर का जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो सकता है, ये रिस्क है. ऑडिट सैम्पलिंग क्या इफेक्टिव है? हाँ जी इफेक्टिव भी है. इट इज़ हेल्पिंग यू सेव टाइम एंड हेल्पिंग यू इन अप्लाइंग इफेक्टिव ऑडिट प्रोसीजर्स.
तो उसमें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है. इट इज़ हाउ statistically, how scientifically an auditor can take out the samples and perform audit procedures, and how much the samples are representing the population. अब आपने एक खट्टी कैंडी खाई, हो सकता है कि 100 खट्टी कैंडी में एक थोड़ी सी मीठी निकल गई, पॉसिबल. बट अगर आपने एक खट्टी कैंडी खाई है और उसके बेसिस पे वो सैंपल लिया है, क्या आप अज्यूम करोगे कि 100 मीठी निकल जाए तो वो आपको सही लगेगा? ऑब्वियसली नॉट. सो द सैंपल शुड ऑलवेज represent the population. And if my sample is representing the population and I'm applying my audit procedures on the sample, it indirectly means itself कि हम population पे अपना audit procedure लगा रहे हैं. ठीक है. अब audit sampling का मतलब क्या होता है? Audit sampling का मतलब होता है application of audit procedures to less than 100% of the population such that each sampling unit has a chance of selection. 4 लाइन बोली, जो हिंदी में बोला वही मतलब है. ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करोगे जो सैंपल पे, अगर सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, तो अगर आपने ऑडिट प्रोसीजर सैंपल पे लगा दिया मतलब आपने ऑडिट प्रोसीजर पॉपुलेशन पे लगा दिया. ऑब्जेक्टिव क्या है ऐसे का, स्टार्टिंग से बोल रही हूँ कि लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट है, लिमिटेशन ऑफ टाइम है, तो ये हेल्प क्या करेगा ऑडिटर को? टू ड्रॉ कंक्लूजन्स ऑफ द होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल सिलेक्टेड. ठीक है. मतलब मुझे अगर लीगल एक्सपेंसेस पे देनी थी कि लीगल एक्सपेंसेस आपका ओपिनियन जो आपको इशू करना था कि लीगल एक्सपेंसेस सही है या नहीं है, तो अगर मैंने 1000 लीगल एक्सपेंस की एंट्रीज में से 4 एंट्रीज देख के बोला कि नहीं इसका मुझे तो कोई मिसस्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, ये सही है, तो उससे क्या हुआ? आपको 1000 एंट्रीज चेक भी नहीं करनी पड़ी, आपका ओपिनियन भी निकल गया एंड क्लाइंट भी सेटिस्फाई हो गया. ठीक है. तो दिस इज द मीनिंग कि आपको वो टाइम सेव करने में हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प यू ड्रॉ अ कंक्लूजन ऑन द होल ऑफ द पॉपुलेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल. ठीक है. मीनिंग तो हमने समझ लिया. एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन सच दैट ईच यूनिट हैज अ चांस ऑफ सिलेक्शन. अब तब से हम बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन में से सैंपल निकालना है, पॉपुलेशन में से सैंपल निकालना है. तो पॉपुलेशन होता क्या है? बहुत सिंपल है. फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी इज़ अ ब्रॉड व्यू. वो पॉपुलेशन नहीं है. उसमें से आप रैंडम सिलेक्ट नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ करंट असेट्स करूँगा, करंट लाइबिलिटीज़ नहीं करूँगा, करंट असेट के द्वारा. नो, ईच आइटम यू हैव टू चेक. तो वो आपका पॉपुलेशन नहीं है. उस जो आइटम है करंट असेट्स में, मे बी मैं ये असेट के अंदर की एंट्रीज में से कुछ सैंपल निकालूं, तो करंट असेट्स के विद इन जो असेट है वो आपका पॉपुलेशन बन सकता है. सपोज आपने कैश बुक चेक करनी है. आपके सीनियर ने बोला कि हर एंट्री चेक करो कैश बुक की, तो आपने बोला ठीक है. तो कैश बुक जो आपको चेक करनी है वो आपका पॉपुलेशन हो सकता है. उसमें से आप 10 सैंपल की एंट्रीज चेक कर सकते हो, पॉसिबल. बट क्या मैं कैश एंड बैंक को एज अ होल पॉपुलेशन मान लूँगा कि मैं कैश चेक करूँगा बैंक नहीं? नो. क्या मैं करंट एसेट्स को पॉपुलेशन मान लूँगा? नो. पॉपुलेशन इज द लास्ट कैटेगरी फ्रॉम विच यू ड्रॉ सैम्पल्स. तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स कभी आपके पॉपुलेशन नहीं हो सकते. उसके आइटम्स के सब आइटम्स भले ही पॉपुलेशन हो सकते हैं. कि मुझे कैश बुक चेक करनी है तो उसमें से मैं सैंपल ड्रॉ कर सकती हूँ, मुझे एक्सपेंसेस चेक करना है तो मैं उस पे से सैंपल ड्रॉ कर सकता हूँ. क्या मैं एक्सपेंस को एज अ सैंपल ले लूँ और हटा दूँ? नहीं. इट इज़ नेवर एवर गाइडेड कि आप किसी एक्सपेंस को ही चेक नहीं करो पूरी तरीके से. सो यू हैव टू चेक एवरीथिंग दैट इज अबव योर मटीरियलिटी लेवल. एंड जो चीज़ों में से आप सैंपल निकाल रहे हो, जो सब हेड्स में से सैंपल निकाल रहे हो, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं. अब पॉपुलेशन ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बहुत सिंपल है. देखो, सबसे पहले पॉपुलेशन रिलायबल होना चाहिए. अगर सोर्स ही रिलायबल नहीं होगा तो रिजल्ट तो कभी रिलायबल नहीं हो सकता. अगर आपको लग ही नहीं रहा है यार कैश बुक रिलायबल है, तो उसमें आप एंट्रीज चेक करके क्या करोगे? जब आपकी कैश बुक ही रिलायबल नहीं है तो आपके जो सैंपल्स जो है वो भी रिलायबल नहीं होंगे. तो आपका ऑडिट एविडेंस तो एनी विच भी रिलायबल नहीं है. तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है रिलायबल होना चाहिए. नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट होना चाहिए. मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसी को फुलफिल करने के लिए आपने वो पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ किया है. मतलब क्या? एग्जाम्पल लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स.
ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स है। मेरे को चेक करना है कि वेदर माई डेटर्स आर ओवर स्टेटेड और नॉट, वेदर माई डेटर्स आर ओवर स्टेटेड और नॉट। इसमें मेरा पॉपुलेशन क्या बनेगा, डेटर्स का लेजर, उसी में कोई एंट्री ज़्यादा की होगी ना, तभी मेरा ओवर स्टेटमेंट है। उसी में तो लेजर में तो कोई एंट्री ज़्यादा की होगी, या तो मैं कैश बुक चेक कर लूँगी या बैंक स्टेटमेंट चेक कर लूँगी कि पैसे रिकॉर्डेड नहीं है। तो ये सब मेरे पॉपुलेशन के पार्ट बनते हैं। पर अगर मुझे डेटर्स का ओवर अंडर स्टेटमेंट चेक करना है, अब मुझे डेटर्स का अंडर स्टेटमेंट चेक करना है, तो क्या मुझे डेटर लेजर से कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा? वो डेटर्स तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुए, इसीलिए तो अंडर स्टेटेड है डेटर्स। तो उसमें मुझे क्या करना होगा, मुझे सेल्स रजिस्टर चेक करना होगा, सेल्स इनवॉइस चेक करनी होगी, ये सब से सैंपल ड्रॉ करना होगा। तो जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए आपका पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है कि आपको चेक कुछ करना है पॉपुलेशन, आप कुछ तीसरा ही ले रहे हो सैंपल, तो फिर गलत ही ड्रॉ होना है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ चेक करने के लिए, तो मेरा पॉपुलेशन उसके अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वैसा ही पॉपुलेशन होना चाहिए। उसके बाद मेरा सैम्पलिंग जो भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो होता है, उसके बाद वो सैम्पलिंग भी अप्रोप्रिएट होती है। पर अगर मेरा पॉपुलेशन इटसेल्फ अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मेरी सैम्पलिंग कभी भी अप्रोप्रिएट नहीं होगी। ठीक है। एंड लास्टली आपका पॉपुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, जो डेटा पे आप काम कर रहे हो वो कंप्लीट होना चाहिए। सपोज 1000 एंट्रीज होनी चाहिए थी, 100 एंट्री है, 100 एंट्री में भी आप 10 एंट्री ले रहे हो सैंपल में, मतलब क्या हुआ कि आपने तो पूरा पॉपुलेशन टेस्ट ही नहीं किया। तो हाउ आर यू सेइंग दैट माई सैंपल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन? सैम्पलिंग तो अब तब बोलोगे कि चलो मैंने 1000 एंट्रीज में से 20 एंट्री उठाई, रैंडम सैम्पलिंग जो भी सैम्पलिंग लगा के मैंने 20 एंट्री 1000 एंट्रीज में से उठाई। पर जब मैं उसमें भी 1000 में भी 100 छांट दूंगी और उसमें से 20 उठाऊंगी, तो क्या मेरा सैंपल कभी सही आएगा? So you always have to ensure that before sampling, your population consists of these three characteristics: appropriateness, completeness, and reliability. ये तीनों बहुत बहुत ज़रूरी है एक पॉपुलेशन में टू इंश्योर इफेक्टिव सैम्पलिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सैम्पलिंग यूनिट। सैम्पलिंग यूनिट क्या हो गया? जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया, जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया। सपोज 1 to 1000 मैं सेल्स इनवॉइस नंबर, उसमें से मैंने 20 सेल्स इनवॉइस नंबर सिलेक्ट किया, 50 सेल्स इनवॉइस नंबर सिलेक्ट किया, 60 सेल्स इनवॉइस नंबर सिलेक्ट किया। मेथड्स बहुत होते हैं सैम्पलिंग के, दैट वी विल लर्न ग्रेजुअली इन दिस ऐसे, बट मैंने किसी भी वे से सैंपल सिलेक्ट किया, जो जो मैं सैंपल सिलेक्ट करी हूँ उसको बोलते हैं सैम्पलिंग यूनिट। Most important point, sample must be representative of population. Sample population को represent करना चाहिए, वरना sample कुछ और population कुछ और, so you will never be able to prove that you have applied audit procedure to a population indirectly. Hope this is very very clear. Sample हमेशा population का representative होना चाहिए। क्या ऐसा होता है कि मैम अब नॉर्मल केसेस होते हैं, क्वाइट पॉसिबल अब नॉर्मल केसेस होते हैं, एक दो केसेस होते हैं कि आपका पॉपुलेशन कुछ और ही है, सैंपल कुछ और ही कह रहा है। अब 20 में से ये दो अब नॉर्मल केसेस हो सकते हैं, पर 18 तो सिमिलर केसेस होंगे, पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब सेल्स रजिस्टर है, अब उनके सेल्स रजिस्टर में सैंपल इनवॉइस भी है, मतलब सैंपल्स दैट दे गिव टू कस्टमर्स वो है, नॉर्मल आपका सेल्स है, एक्सपोर्ट सेल्स है, डोमेस्टिक सेल्स है, जॉब वर्क है, क्रेडिट नोट्स है, सेल्स रिटर्न्स है, सब है, सब वहीं पे है मेरे। हमने लिख दिया, हाँ चलो ठीक है। कैंसिल इनवॉइस, अब मैंने रैंडम सैम्पल जनरेटर से कोई भी रैंडम सैम्पलिंग करके निकाला, पॉसिबल कि 20 इनवॉइस में से जो दो आए हैं वो कैंसिल्ड इनवॉइसेस हैं। वुड दे हेल्प मी इन एनी वे? नो, कैंसिल इनवॉइसेस सेल्स को भी अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर हो सकता है ना बाकी 18 तो मेरे से डोमेस्टिक सेल्स इनवॉइस हो, एक्सपोर्ट सेल्स इनवॉइस हो, आपके सैम्पल सेल्स इनवॉइस हो, जो मुझे हेल्प करेंगे कि मैंने एक सैम्पल सेल्स इनवॉइस चेक किया, हाँ सारे सैम्पल्स ऐसे ही होने चाहिए, एक एक्सपोर्ट चेक किया, शायद सारे एक्सपोर्ट ऐसे ही होने चाहिए।
डोमेस्टिक चेक किया, हाँ इनका ऐसा ही होना चाहिए। तो सैम्पल मस्ट ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें सैम्पलिंग प्रोसेस अगर आप टीओसी टीओडी, टीओसी मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में लगा रहे हो तो आपको इंटरनल कंट्रोल से डेविएशन मिलेगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स पे लगा रहे हो तो आपको मिसस्टेटमेंट्स पता चलेंगे। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस ऐसे, स्टेटिस्टिकल नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। जो आपके टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं, स्टेटिस्टिकल एंड नॉन स्टेटिस्टिकल। स्टेटिस्टिकल एज द नेम सजेस्ट, कुछ मैथमेटिकल हुआ इसमें। नॉन स्टेटिस्टिकल मतलब ऑडिटर एक्सपीरियंस पे। ठीक है, मतलब ऑडिटर के एक्सपीरियंस पे। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग का बेसिक मतलब होता है कि आप सैम्पल तो एक रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू निकालते हो, मतलब जैसे मैंने बोला 20, 50, 60, 80 कैसे भी मैंने सैम्पल कैसे भी निकाला है, बट उसकी जब मैं रिजल्ट इवेल्युएट करूँगा तो वो मैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी या स्टेटिस्टिकल मेथड करूँगा। प्लस जो मैं रिस्क भी कैलकुलेट करूँगा वो भी मैं मैथमेटिकल वे से करूँगा। मैथमेटिकल वे क्या हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, जेड थ्योरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है स्टेटिस्टिकल में। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, सैम्पल्स तो रैंडमली निकाल रहे हो बट उसका रिजल्ट स्टेटिस्टिकली मतलब मैथमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हो। इज इट मोर रिलायबल? एनी डे इट इज़ मोर रिलायबल। Is it more defensible? It is more defensible. You can show the client or any other person that you have taken out the samples and you have evaluated the results through this way. Is it more reliable? Yes, it is more reliable because it avoids any kind of human error. ह्यूमन एरर नहीं है ना यहाँ पे, आपका तो आपने सैंपल निकाला, अब वो तो कंप्यूटर का काम है उसको कैलकुलेट करके देना, या मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज के काम है उसको कैलकुलेट करके देना, आपको तो इसमें कुछ नहीं करना। तो statistical sampling is always and always suggested for larger amount of data, for large organizations, for similar kind of data, ये सब में statistical sampling हमेशा suggest की जाती है। ठीक है, तो statistical sampling में दो तीन पॉइंट्स आपको याद करना है। सैम्पल निकलेगा रैंडमली, रिजल्ट्स जो इवेल्युएट होंगे वो होंगे स्टेटिस्टिकली, एंड रिस्क जो कैलकुलेट होगा वो भी होगा स्टेटिस्टिकली। कहाँ यूज आएगा, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस और लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। हेल्प्स ऑडिटर एज इट इज मोर रिलायबल एंड मोर डिफेंसिबल। ठीक है, नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग मतलब होता है ऑडिटर के एक्सपीरियंस पे। मैं 4 साल से इस कंपनी को ऑडिट कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ यहाँ ये गलती होगी, यहीं पे ये गलती होगी, ये क्लाइंट ने मिस किया होगा, यहाँ पे उसने सही नहीं किया होगा। सो दैट इज़ बेसिकली माई नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन the years of experience the auditor has, or maybe he is auditing just for second year or third year, but he has dealt with similar clients, so he knows कि यहाँ are areas of my mistake। पॉसिबल है उससे एक्सपीरियंस है इतना, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये सब एरियाज ऑफ मिस्टेक है, यहाँ पे गलतियाँ हैं, तो ऑडिटर वैसे ही इवेलुएट कर रहा है। बट ऑब्वियसली सैम्पलिंग रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज it could be a possibility that you're missing out where are the areas of misstatement. Could be that there's a misstatement in this client at in this ledger, but there's not a misstatement in this client in this ledger. Quite possible कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पे नहीं हो। सो जो एरियाज ऑफ मिस्टेक यू आर अल्टीमेटली मिसिंग ऑन दैट। ठीक है, तो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ऑल्दो ए ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत जगह अभी भी यूज़ होता है, छोटे छोटे लेजर्स में आप अभी भी यूज़ करते हो, या ऑल्टर एक्सपीरियंस इन सम प्लेसेस इज़ मोर हेल्पफुल दैन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, बिकॉज बहुत बार होता है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इज़ इनेबल टू हेल्प यू ड्रॉ एरियाज कि कहाँ कहाँ मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं, बट ऑल्टर एक्सपीरियंस हेल्प्स यू इन आइडेंटिफाइंग दोज, तो वो हेल्प हो सकता है। बट हाँ, मे बी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लार्ज डेटा के लिए स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इज़ नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन। ठीक है, अब नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इज़ नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन, सो नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग
चल रहा है, आप यूज़ भी कर सकते हो, बट नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। प्लस नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में बहुत बार होता है कि ऑल्दो इट इज सेड टू मेंटेन एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ऑडिटर्स जनरली टेंड टू फॉलो अ ट्रेंड। मतलब मैं लास्ट ईयर भी 4 इनवॉइस यही वाले उठा रहा था, मैं इस ईयर भी, तो इससे क्या होता है, क्लाइंट अलर्ट हो जाता है कि मुझे तो ये 4 इनवॉइस ही सही करने हैं, बाकी इनवॉइस तो ऑडिटर चेक नहीं करेगा। So although it is every time suggested that auditor should maintain an element of surprise, हो सकता है बहुत बार कि auditor does not maintain an element of surprise and continues to follow a trend. In this way, the misstatements are generally they become unidentifiable. ठीक है? So हमने लर्न किया स्टेटिस्टिकल, नॉन स्टेटिस्टिकल, स्टेटिस्टिकल बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मेथड्स, नॉन स्टेटिस्टिकल बेस्ड ऑन ऑडिटर्स एक्सपीरियंस। अब एडवांटेजेस क्या है स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग के, एज वी हैव डिस्कस्ड। सबसे पहला है कि आपका पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, सैम्पल साइज इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज आप तो रैंडमली उतना ही जनरेट कर रहे हो, एंड रिजल्ट जो है वो स्टेटिस्टिकली इवेलुएट हो रही है। तो जैसे आपका पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो रहा है, आपका सैम्पल साइज भी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सैम्पल उतना ही रह जा रहा है। ठीक है? uses scientific methods and hence it is more defensible by the auditor। फिर आपको मोर ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव फ्रेंडली है कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव टारगेट करना है तो इसी का सैंपल निकल रहा है। ठीक है? प्रोवाइड्स मीन ऑफ एस्टिमेटिंग मिनिमम सैम्पल साइज, जैसे मैंने बोला सैम्पल साइज आपकी बढ़ नहीं रही है, उसमें सैम्पल साइज उतना ही रह जाएगा जो भी आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो या नहीं हो। हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग अ कैलकुलेटेड रिस्क, मतलब आपको पता है कि आप कितना सैम्पलिंग रिस्क ले रहे हो। आपको, आप जब फॉर्मुलाइज लगा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ सैम्पलिंग का और इतना मेरा नॉन सैम्पलिंग रिस्क है। तो इवन यू आर अवेयर इफ मेरा सैम्पलिंग रिस्क ज़्यादा आ रहा है तो क्या मेरे को सैम्पल साइज इंक्रीज करना है या नहीं करना है। इन केस ऑफ स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग द ऑडिटर इज बेसिकली वेरी अवेयर ऑफ वाई एंड वेयर एंड हाउ ही इज अप्लाइंग द सैम्पल्स। तो उसे पता होता है ये सब, तो ही नोज द अमाउंट ऑफ रिस्क ही इज टेकिंग, सो ही कैन मेजर दैट कि ठीक है चलो मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट इस कंपनी में इतना है तो मैं इतना सैम्पलिंग रिस्क ले सकता हूँ। तो ये बहुत ही कैलकुलेटेड सही रहता है कि आपको भी पता है कि हाँ मेरे को स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग से ये रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग डज नॉट गारंटी एनी रिजल्ट्स, तो वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड लक। ठीक है? फिर as I said, it is more helpful in large mass of data or large organization, more scientific, and it is more objective as I said। तो आपको इसमें बेसिक आपको स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में ये याद करना है कि साइंटिफिक है, डिफेंसिबल है, आपका सैम्पल साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, आपको सैम्पलिंग रिस्क कैलकुलेट करके दे दे रहा है, एंड इट इज़ मोर एप्लीकेबल टू द लार्ज मासेस ऑफ डेटा और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डेटा ज़्यादा हो। सो अल्टीमेटली जब आपका डेटा ज़्यादा होगा तो इवन ऑडिटर एक्सपीरियंस वोंट वर्क। 1000 लाइन आइटम्स में उनके एक्सपीरियंस कहाँ काम करेंगे। ये हो सकता है एंड के वाउचर्स चेक कर लिए, फर्स्ट मंथ के वाउचर्स चेक कर लिए, दैट इज फाइन। यू कैन ऑलवेज इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग, पर आप पूरा नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग पे चलोगे दैट इज नॉट पॉसिबल इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, सो यू विल हैव टू एनी विच वे इंक्लूड स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। ठीक है? अब समझ लिया तरीके क्या हैं सैम्पलिंग के लिए, सैम्पलिंग क्यों यूज़ की जाती है, सैम्पलिंग का मतलब क्या है। अब हम सीखेंगे सैम्पलिंग करते कैसे हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मुझे जो सिलेक्ट करना है वो है अपना सैम्पल डिज़ाइन। सैम्पल डिज़ाइन मतलब मैं पॉपुलेशन को किस तरीके से छांटूंगी या मैं पॉपुलेशन को किस तरीके से डिवाइड करूंगी। मतलब मैम आपने बोला 1000 इन्वॉइसेस सेल्स के, तो क्या आप उस पे नहीं लगा सकते नॉर्मल सैम्पलिंग टेक्निक। जैसे मैंने बोला इसमें अब नॉर्मलिटी के चांसेस कितने ज़्यादा है कि 20 में से मैंने जो दो जो है मेरे 20 में से वो अब नॉर्मल हो सकते हैं। मतलब दो अब नॉर्मल इन्वॉइसेस निकल सकते हैं, और या फिर आप समझ लो कि दो क्रेडिट नोट्स हो गए या ऐसा वो निकल सकता है। तो अगर आप उस 1000 इन्वॉइसेस को पहले ही डिवाइड कर दो डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स, जॉब वर्क सेल्स और उसमें, और उसके बाद आप सैंपल ड्रॉ करो, तो वुडंट दैट बी मोर बेटर।
कि मैंने डोमेस्टिक सेल्स का, जब डोमेस्टिक सेल्स को एक स्ट्रेटा या एक पॉपुलेशन में से एक पार्ट डिवाइड करके मैं उस पे से सैंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जो भी निकलेगा दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई डोमेस्टिक सेल्स। ठीक है, तो आप जो भी सैंपल ड्रॉ कर रहे हो that represents your population, the chances of this increases when you have defined a sample design. जब आपने एक सैम्पल डिज़ाइन डिफाइन कर दिया है तो फिर जब भी आप उससे निकाल रहे हो तो आपका रिप्रेजेंटेटिव का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि सबसे पहला जो स्टेप आपको करना है वो है सैम्पल डिज़ाइन एवेलुएट करना। मैंने अपना सैम्पल डिज़ाइन एवेलुएट किया कि मेरे को डोमेस्टिक सेल्स में डिवाइड करना है, एक्सपोर्ट सेल्स में इसमें। अब जो आप 1000 इन्वॉइसेस में से निकाल रहे थे और जब आप ये 50-50 इन्वॉइसेस में से निकाल रहे हो तो आपका सैम्पलिंग बिकम्स इवन मोर इफेक्टिव, प्लस योर सैम्पलिंग रिस्क रिड्यूसेस अ लॉट। वहाँ पे आपका क्या था, 220 सैम्पलिंग रिस्क था अब नॉर्मलिटी, प्लस दैट कुड हैव इंक्रीज। यहाँ पे क्या आपका सैम्पलिंग रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाता है कि मैं डोमेस्टिक में से 4 तो उठा रहा हूँ, 3 तो मे बी डोमेस्टिक को ही रिप्रेजेंट करे, एक में भी गलत हो, या मैं एक्सपोर्ट में से ही 4 उठा रहा हूँ तो 3 तो एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट करे, एक में भी गलत हो सकता है। सो sample design is the first, foremost, and a very important part of your sampling procedure to be effective. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सैम्पल डिज़ाइन करना है, हमने पॉपुलेशन को छांटना है या पॉपुलेशन को डिवाइड करना है। पॉपुलेशन को किस बेसिस पे डिवाइड करोगे, 2 बेसिस है, स्ट्रैटिफिकेशन या वैल्यू वेटेड। तो स्ट्रैटिफिकेशन में क्या है, मतलब गुच्छे बना दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला डोमेस्टिक सेल बना दिया, एक्सपोर्ट, तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने स्ट्रैटिफिकेशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, वैल्यू वेटेड में क्या होता है, जो बहुत कॉमनली यूज होता है कि आपने जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जितने भी आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उनको एक साइड कर दिया, जितने स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा है उसको एक साइड कर दिया, मीडियम अमाउंट, तो उसमें क्या होगा, लार्ज अमाउंट से अगर मे बी आपको 10 ही सैंपल निकालना है तो आप मे बी लार्ज अमाउंट से 6 निकालोगे, उसमें 2 निकालोगे मीडियम से और स्मॉल में 2 निकालोगे। अब इससे होता क्या है, इसमें 2 पार्ट्स है। इससे सबसे पहला है कि आपका मे बी जो एक्सपेंस का अमाउंट है या जो इनकम का अमाउंट है वो बहुत हद तक कवर हो जाता है। So if my income is 80,000 and if I have drawn the sample from that income, possibility आप 40 to 50,000 का जो पार्ट ऑफ दैट इनकम है वो चेक कर लोगे वैल्यू वेटेड से। डिसएडवांटेज क्या है कि आप जब चेक कर रहे हो तो जो छोटे छोटे आइटम्स में मिस्टेक है वो आप मिस कर दे रहे हो, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो दैट इज एन डिसएडवांटेज कि बहुत बार होता है मिसस्टेटमेंट्स बहुत छोटे अमाउंट्स में छुपे होते हैं। सपोज मेरा सेल अमाउंट उस बिल का 1000 रुपीज़ ही था, बट मैंने गो बैक एंड तो मुझे पता चलता है मे बी ये 10 लाख का फ्रॉड है। तो ये सब जो केसेस है ये वैल्यूएटेड में मिस हो जाते हैं क्योंकि देयर यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग मोर ऑन द हाई अमाउंट ऑफ डेटा एंड वैल्यूएटेड ना देखो, इवन द क्लाइंट नोज कि द ऑल्टर विल ऑब्वियसली चेक दैट हायर अमाउंट्स ऑफ डेटा, तो वो उसमें वो भी मिस्टेक नहीं करना चाहता है एंड वो भी उतना मिसस्टेटमेंट नहीं लाना चाहता है। द थिंग कम्स इन मीडियन अमाउंट्स, जो एवरेज जो आपका चल रहा होता है ना उसमें ही बहुत बार गड़बड़ी होती है, तो वो वैल्यूएटेड में मिस हो जाता है। वह स्ट्रैटिफिकेशन में इवन दैट हैज़ अ चांस ऑफ सिलेक्शन, बिकॉज आपने तो कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे डिवाइड किया, आपने तो वैल्यूएटेड में किया नहीं है। तो हो सकता है डोमेस्टिक सेल्स में एक इनवॉइस आए जो 5,000 का और दूसरा है जो 50,000 का। जब आपको ये एज एन ऑर्डर एनालाइज करना पड़ेगा, हो सकता है कि कोई एक्सपेंस है 50,000 का है, आपने उसमें वैल्यूएटेड सिलेक्शन किया एंड यू आर कवरिंग अराउंड 42,000, ग्रेट, आपको स्ट्रैटिफिकेशन क्यों लगाना है यहाँ पे, आपने तो 8,000 का एक्सपेंस मिस किया, वो भी आपने देखा 500 की लाइन आइटम्स है, ठीक है, फेयर इनफ, आपने यहाँ पे वैल्यूएटेड लगाया, काम भी आएगा आपको ऑर्डर प्रोसीजर एंड आपको हेल्प भी करेगा। मतलब समझ लो, आप समझो 50,000 की जो मैंने बोली 42,000 की एक एंट्री है और बाकी 500 की है, तो आप यहाँ पे क्यों स्ट्रैटिफिकेशन लगाने जाओगे, क्यों 10 ठो सैंपल निकालोगे, आप 42,000 वाली देख रहे हो, मतलब आप मेजर एक्सपेंस कवर कर रहे हो। बट जैसे मैंने बोला सेल्स के 1000 इनवॉइस में अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर देख लोगे तो नहीं होगा, वहां पे जनरली स्ट्रैटिफिकेशन है सजेस्टेड, दैट इज यू डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बाद आप सैंपल निकाल रहे हो।
ठीक है। आई होप सैम्पल डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट इज क्लियर, मतलब मुझे पॉपुलेशन को छांटना है जिससे मेरा सैम्पलिंग रिस्क रिड्यूस हो, मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स इफेक्टिव हो। ठीक है। अब सैम्पल डिज़ाइन करते करते आपको दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे कौन सा ऑडिट प्रोसीजर टेस्ट करना है, मुझे क्या रिजल्ट्स चाहिए, मुझे कैसे एविडेंस चाहिए, मेरा मिसस्टेटमेंट का लेवल क्या है। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला 50,000 में 42,000, आपको लग रहा है यार मेरी मटेरियलिटी लेवल इसमें सिर्फ 2,000 है, तो 42,000 के बाद आपको फिर चेक करना पड़ेगा वो 6,000 भी, वो आपको चेक करना पड़ेगा मेरी मटेरियलिटी लेवल। बट आपको लग रहा है यार मेरी मटेरियलिटी लेवल में भी 30,000 या 40,000 इस कंपनी के लिए, तो आपको लगता है यार 500 की मैं क्यों चेक करूँ, मैंने एक 42,000 चेक कर लिया, ठीक है। आपको लग रहा है इस एक्सपेंस में गड़बड़ नहीं हो सकता, आपने 2-3 साल से ऑडिट किया है, सब किया है, तो आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो आपने कोई मेजर इनवॉइस चेक कर लिया तो भी उससे हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दिस स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यूएटेड डिपेंड्स कि आप कौन सा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हो, कैसा आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, एंड क्या उस मिसस्टेटमेंट है उस कंपनी का। ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यूएटेड, आई होप बहुत सिंपल है एंड आपको समझ में आया कि स्ट्रैटिफिकेशन में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, फिर सैंपल उठाएंगे। वैल्यूएटेड में हम हाई वैल्यू आइटम्स को एक साइड करेंगे और वैल्यू बेसिस पे उस पूरे लेजर को डिवाइड करेंगे। ठीक है। आपने सैंपल डिजाइन कर लिया, गुच्छे डिवाइड कर दिया, डोमेस्टिक सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स या वैल्यू बेसिस पे साइड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, आपको सैंपल साइज क्या रखना है। 1,000 वाउचर्स है, आप 1,000 में किसी के लिए तो कोई 500 चेक कर ले तो भी इनफ नहीं है, और कोई 600 चेक कर ले तो भी इनफ नहीं है, कोई 1,000 चेक कर ले तो भी इनफ नहीं है। बट सैम्पलिंग का पर्पस क्या है, आपका कम टाइम पे ज़्यादा रिजल्ट देने हैं। पर क्या डज दैट मीन कि मैं 1,000 में से सिर्फ 2 वाउचर चेक करूंगी, नहीं। तो व्हाट इज माय अप्रोप्रिएट सैंपल साइज, क्या मेरे को 2 चेक करना चाहिए, 500 चेक करना चाहिए, 50 चेक करने चाहिए, 100 चेक करने चाहिए, कितना शुड बी माय सैंपल साइज, एंड क्या मुझे सैंपल साइज मेरा अप्रोप्रिएट होगा जिससे मुझे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट एन ऑडिटर शुड नो, क्योंकि अगर आपको सैंपल साइज ही नहीं पता होगा तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो आप फिर पॉपुलेशन का पूरा ही चेक कर रहे हो, या मेजर चेक कर रहे हो 600 आइटम और वही टाइम दे रहे हो, तो सैम्पलिंग का आपको कोई बेनिफिट नहीं है। या आप इतना कम सैंपल उठा रहे हो कि आप पॉपुलेशन के लिए कोई कंक्लूजन ही ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो। सो बोथ ऑफ इट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो सैंपल साइज किस किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर रॉमम ऑफ द कंपनी इज वेरी हाई तो आपका सैंपल साइज क्या होगा। अगर किसी कंपनी का मिसस्टेटमेंट आपको लग रहा है इसमें यार गलतियां की लेवल ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली माई सैंपल साइज वुड बी हाई, माई सैंपल साइज वुड इंक्रीज। ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई है तो उसका सैंपल साइज हाई होगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका टॉलरेबल रेट, मतलब सपोज मेरा टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन आप समझ लो 500 तक है, 500 रुपये तक गलती होती है, तो मैं ठीक है चलो कोई नहीं, 500 की भी और नहीं है। अगर 600 की गलती होती है तो मैं उसको मिसस्टेटमेंट मानूंगा। तो अगर 500 तक गलती हो रही है, मतलब टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन जो है, कल को अभी 500 है, ठीक है, कल को वो 1,000 हो जाएगा, तो मेरा टॉलरेबल रेट क्या है, बढ़ गया, ठीक है, मैं 1,000 तक कोई गलती नहीं है, तो उससे क्या होगा, मेरा सैंपल साइज कम हो जाएगा कि 1,000 तक तो मैं यार गलतियां एक्सेप्ट कर ही रही हूँ, तो मुझे कम सैंपल साइज से भी चलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट से क्या होगा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम होगा तो कम। टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन से क्या होगा, इनवर्स है कि अगर टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन में बढ़ रहा है तो मेरा सैंपल साइज घट रहा है। फिर क्या होगा आपका, ये इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन, मतलब आप समझ रहे हो जो मैंने बोला था रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज़्यादा है, या आप सोच रहे हो कि यार इसमें तो बहुत डेविएशन निकलेगा, मतलब मैंने एस्टिमेट किया है कि इसका कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए कि मे बी इसमें 2 या 3 मिसस्टेटमेंट्स निकलेंगे इस लेजर में, या 2 या 3 गलतियां निकलेंगी, तब तक वो मेरा टॉलरेबल है, 2-3 गलतियां होती है। पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि नहीं यार मुझे लग रहा है 2-3 गलतियां हैं, ये मेरा टॉलरेबल रेट है, पर ये 10 ही निकलेंगी इसमें। आपको एकदम अंदर से है कि मेरा टॉलरेबल रेट तो 10-3 ही है, बट एक्चुअली इसमें यहाँ पे 10 निकलेंगी, तो इसमें क्या होगा कि मेरा एक्सपेक्टेड रेट बढ़ गया, तो अगर मुझे डर लग रहा है कि इसमें गलतियां ज़्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा सैंपल साइज इंक्रीज करेगा।
मुझे तो डर है इसमें गलतियां ज़्यादा है, तो उन गलतियों को चेक करने के लिए क्या करना, मैं सैम्पल साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है। इंक्रीज एंड ऑल्टर्स डिजायर्ड लेवल ऑफ अश्योरेंस, मतलब मुझे ज़्यादा अश्योरेंस चाहिए। मुझे नॉर्मल अश्योरेंस नहीं चाहिए, मीडियोकर इंश्योरेंस अश्योरेंस नहीं चाहिए कि यार 50 इन्वॉइस चेक कर लिया उसी से पॉपुलेशन, नहीं, मुझे ज़्यादा अश्योरेंस ये है कि मैं 150-200 इन्वॉइस चेक करूँ, तब मुझे अश्योरेंस आएगा कि मैंने 1000 इन्वॉइसेस का सैम्पलिंग किया। तो इससे क्या होगा, आपका सैम्पल साइज इंक्रीज हो जाएगा। बहुत ईजी है सैम्पल साइज, आपको कुछ याद भी नहीं करना, आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है। रिस्क मेरा बढ़ रहा है, मेरा सैम्पल साइज बढ़ेगा। टॉलरेबल रेट बढ़ रही है, मतलब मेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, सैम्पल साइज कम कर दो। आपको ऐसा लग रहा है ज़्यादा अश्योरेंस चाहिए, सैम्पल साइज बढ़ा दो। आपको ऐसा लग रहा है यार इस कंपनी में बहुत डेविएशन होने वाला है, सैम्पल साइज बढ़ा दो। फिर है क्या, इंक्रीज इन एक्सटेंट टू विच ऑल्टर्स रिस्क ऑफ असेसमेंट टेक्स इनटू रेलेवेंट कंट्रोल्स, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ के कंट्रोल्स भी खराब होने वाले हैं, मुझे कंट्रोल्स भी और अच्छे से चेक करना है, सैम्पल साइज बढ़ा दो। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, मैंने आपको स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में सबसे पहला पॉइंट यही बताया था कि सैम्पल का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या मेरा सैम्पल साइज इंक्रीज होता है, नहीं। स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में भी नहीं, और नॉन स्टेटिस्टिकल में तो खैर आप अपना लॉजिक लगा रहे हो उसमें उसमें बट स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग जब भी आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपके सैम्पलिंग यूनिट्स भी इंक्रीज हो रहे हो, उससे आपका सैम्पल साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। कल को 1000 से 2000 वाउचर हो जाएंगे, तो उससे क्या मेरा सैम्पल साइज इंक्रीज हो जाएगा क्या? सैम्पल साइज जितना होना है वो तो उतना ही रहेगा ना। 2000 वॉइस इनवॉइस चेक करूँ या 1000 चेक करूँ या 5000, सैम्पल साइज अगर मेरा 50 है तो वो तो मैं 1000 में भी चेक करूँगी या 2000 में भी चेक करूँगी। ठीक है। इंक्रीज इन यूज ऑफ अदर सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, मतलब आप सैम्पलिंग के अलावा भी उस लेजर पे बहुत सारा प्रोसीजर्स लगा रहे हो, तो इससे क्या होगा, सैम्पल साइज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरे को अदर एक्टिविटी से भी अश्योरेंस मिल रही है। स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन इज अप्रोप्रिएट, मतलब आपको लग रहा है छांटा हुआ एकदम सही है, इसमें से जो निकलेगा वो एकदम सही निकलेगा, कम सैम्पल साइज लगाओ यार। जब पूरा छांटा हुआ सही है तो मेरा सैम्पल साइज रिड्यूस कर सकती हूँ मैं। ठीक है। अब सैम्पल सिलेक्शन मेथड्स, मैम सैम्पलिंग कर रहे हैं सैम्पलिंग कर रहे हैं सैम्पलिंग कर रहे हैं तब से, अब फाइनली आता है सैम्पल सिलेक्शन मेथड्स। आपने सैम्पल डिज़ाइन कर दिया, पॉपुलेशन चार्ट दिया, आपने अप्रोप्रिएट सैम्पल साइज भी डिफाइन कर दिया, अब आपको देखना है कि आप सैम्पलिंग करोगे कैसे। सबसे पहले आता है बहुत ईजी वाला, रैंडम सैम्पलिंग। 1000 है जो मेरा मना है मैंने उसमें से उठा दिया, या तो आजकल रैंडम नंबर जनरेटर्स आते हैं कंप्यूटर्स पे भी, आप डाल सकते हो, इस पर डाल दिया, वो रैंडमली आपको 10 नंबर जनरेट करके दे देंगे। इनफैक्ट एक्सेल जैसा टूल भी आपको रैंडमली नंबर्स जनरेट करके दे देता है। उसने जो दे दिया वो लगा लो, दैट इज बेसिकली जय माता दी। जो आपका टूल दे रहा है आप उसमें वो चेक कर लो, तो इसमें कोई बुद्धि बुद्धि कुछ नहीं चाहिए, नॉर्मल रैंडम सैम्पलिंग है, जो जहाँ आ रहा है बस उसे चेक कर लो। मतलब इसमें ना ऑल्टर का बायस इंक्लूडेड होता है या पर्सनल कुछ इंक्लूडेड होता है, नहीं, उसे भी नहीं पता कौन सा नंबर आएगा। तो दिस इज लाइक अ लॉटरी टिकट, नंबर सही आए तो बस आपका कंक्लूजन सही है, नंबर सही नहीं आए तो कंक्लूजन सही नहीं निकलेगा। इसमें कोई भी इंटेलिजेंस लेवल या कुछ भी या कोई काइंड ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड नो, रैंडम सैम्पलिंग है, जो रैंडम नंबर्स जनरेट होंगे उसका आप सैम्पलिंग कर लो। रैंडम सैम्पलिंग हो गया, उसमें एक आता है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, मतलब आप 1 to 50 आपने डिवाइड कर दिया, 50 to 100 डिवाइड कर दिया, 100 to 150, अब उसमें से आपको रैंडम सैम्पलिंग निकालना है। पहले आप 1 to 1000 से सीधा रैंडम सैम्पलिंग निकाल रहे थे, अब आप 1 to 50, मतलब 1 to 50 में एक यूनिट को चांस मिलेगा, 50 to 100 में एक यूनिट को चांस मिलेगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, 1 to 1000 में ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 आ जाए और उसके बाद सीधा 20 30 ऐसा आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 1 to 50 में आप एक या दो नंबर का चांस दे रहे हो। ये आपका हो गया स्ट्रैटिफाइड, मतलब इसमें आपने थोड़ी सी मेहनत लगा दी। ठीक है। फिर आपका आ गया इंटरवल सैम्पलिंग। इंटरवल सैम्पलिंग मतलब मैंने डिसाइड कर लिया हर 50th यूनिट के बाद या हर 60th यूनिट के बाद मैं सैंपल उठाऊंगा, वो कोई भी सैंपल हो सकता है। सपोज हर 70th यूनिट के बाद मैंने सोचा हर 70th यूनिट के बाद जो सैंपल जो नंबर आएगा जो इनवॉइस मैं वो उठाऊंगा। पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये क्लाइंट भी सोचता है कि हर 10 नंबर्स पे या हर 50 नंबर्स पे, ये क्लाइंट भी सोचता है कि ऐसा ऑडिटर कर सकता है। तो ये प्रोसीजर आप बोल सकते हैं इफेक्टिव है, बट ये हाँ हो सकता है कि इसमें पहले क्लाइंट ने सोचा है तो आपको मिस स्टेटमेंट ना मिले।
बिकॉज इंटरवल सैम्पलिंग बहुत कॉमन है, तो क्लाइंट भी सोचता है हर में भी 20 नंबर के बाद ये देखे, हर 10 नंबर के बाद ये देखे, तो वो उस इन्वॉइस में गड़बड़ नहीं करना चाहता है। तो इंटरवल सैम्पलिंग में आपको बस ये डिसाइड करना है आपको कौन से इंटरवल के बाद सैंपल चेक करना है। फिर आ गया आपका इंटरवल सैम्पलिंग, फिर आपका आ गया ब्लॉक सैम्पलिंग। मतलब आप एक ब्लॉक उठाओगे इंस्टेड ऑफ जस्ट ए नंबर, इंस्टेड ऑफ जस्ट ए नंबर आप पूरा ब्लॉक उठाओगे। मतलब कि सपोज जब आप 1 to 50 में से 2 या 5 या 6 ऐसे उठाने बोल रहे थे, अब आप क्या करो 2 to 5 पूरा उठाओगे, 7 to 8 पूरा उठाओगे, 10 to 15 पूरा उठाओगे। आप पूरा इसमें ब्लॉक उठाते हो इंस्टेड ऑफ जस्ट अ सैम्पल। इसमें बोला जाता है कि आपको ब्लॉक तभी उठाना चाहिए जब आपका जो सारे एंट्रीज हो रहे हैं वो अलग अलग है। बट जनरली ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको दिखेगा कि यार पांचवा एंट्री में भी उसी कस्टमर का है, या पांचवा एंट्री बहुत सिमिलर टर्म्स पे है, या पांचवा एंट्री का डिलीवरी डेट वही है, तो ये एक मेथड है बट यूज नहीं होता उतना, बिकॉज इस मेथड के लिए आपके अगर 1000 एंट्रीज है, पूरे 1000 एंट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होना चाहिए, जो यू एंड मी बोथ नो पॉसिबल नहीं होता। वो पॉसिबल नहीं है कि आपकी हज़ारों एंट्रीज क्लाइंट ने की तो वो हज़ारों एंट्रीज अलग हो। हाँ, अगर आपको कहीं दिख रहा है ऐसा कि हज़ारों एंट्रीज अलग है, तब आप ब्लॉक सैम्पलिंग लगा सकते हो। मतलब मैंने 2 to 5 का पूरा गुच्छा उठा दिया तो मुझे उसमें 3 एंट्रीज देखने मिली अलग अलग सी, या मैंने 10 to 15 का गुच्छा उठाया तो उसमें मुझे अलग अलग एंट्रीज देखने मिली। ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग, मतलब वही पैसे के बेस पे जो हाई वैल्यू आइटम्स है वो आपने चेक कर लिए, लो वैल्यू आइटम्स आपने नहीं चेक किए। और एक आता है आपका हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग। हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग में मतलब आप कोई भी सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा रहे हो, जो मन आ रहा है सैम्पलिंग टेक्निक्स लगा रहे हो। 1 to 50 में हमने रैंडम लगाया, 50 to 100 में हमने स्ट्रैटिफाइड लगाया, 100 to 150 में ब्लॉक सैम्पलिंग लगाया, 15 to 20 में आपने ये किया, सॉरी 150 to 200 में आपने मॉनिटरी यूनिट किया। तो हैप्पीजर्ड सैम्पलिंग में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक साथ में लगा सकते हो। विच इज द बेस्ट सैम्पलिंग मेथड? नो वन नोज। मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग कैन बी वेरी इफेक्टिव, एज आई सेड। कहीं कहीं पे जगह पे वो बहुत इफेक्टिव हो सकता है कि हाँ चलो 50,000 का इन्वॉइस है, उसमें से 40,000 मैंने चेक कर लिया, वहाँ इफेक्टिव हो सकता है। बट उसका येट अगेन डिसएडवांटेज है, रैंडम सैम्पलिंग में सैम्पलिंग रिस्क बहुत ज़्यादा है। स्ट्रैटिफाइड आई कैन से हाँ, ये थोड़ा एक इफेक्टिव सैम्पलिंग मेथड है कि आप इसमें स्ट्रैटिफाई भी कर दे रहे हो, कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज गुच्छा भी बना दे रहे हो, उसमें से सिलेक्ट करो तो आपकी सैम्पलिंग रिस्क कम है। बाकी में आपका सैम्पलिंग रिस्क बहुत हाई है। और सैंपल एज इन में आप, मैंने फर्स्ट ये चीज़ बोला था, सैंपल जब आप उठा रहे हो तो आप रिस्क तो ले ही रहे हो। तो वो आपके रिस्क मीटर पे डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क एक्सेप्टेबल है, उसके बेसिस पे आप सैम्पलिंग टेक्निक लगाओ। जो आपको लग रहा है कि यार इसमें तो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कुछ है नहीं, तो आप हैप्पीजर्ड लगा लो, ब्लॉक लगा लो, जो आपको मन तब लगा लो। और आपको लग रहा है नहीं यार यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, तो आप फिर स्ट्रैटिफाइड लगा लो। अब टाइप्स ऑफ रिस्क जो हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, सैंपल है तो रिस्क है, सैंपल है तो रिस्क है। तो दो टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं। सैम्पलिंग रिस्क तो मैंने बोला ही कि आपका कंक्लूजन सही नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप टीओसी, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगा रहे हो, तो इसमें आप दो कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। या तो कंट्रोल्स बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, पर ऑल इन एक्चुअल वो है, क्योंकि आपने जो 10 सैंपल उठाया उसमें आपको लग रहा है कंट्रोल्स इफेक्टिव ही नहीं है। बट हो सकता है कि 10 सैंपल में ही कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, बाकी 90 सैंपल 90 एंट्रीज में कंट्रोल इफेक्टिव है। तो उसमें क्या होगा, जब आपको 10 सैंपल से आ जाएगा कि नहीं कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो फिर आपको लगेगा नहीं यार ये कंपनी गलत है, मुझे सैम्पलिंग टेक्निक अवॉइड करके पूरा 100 इन्वेस्ट चेक करना चाहिए। क्या हुआ, आपका काम बढ़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 10 ही सैंपल में कंट्रोल इफेक्टिव है, 90 सैंपल 90 जो एंट्रीज है उसमें कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, तो उससे क्या हुआ, आपके गलत कंक्लूजन निकल गए। सेम टेस्ट ऑफ डिटेल्स में क्या हो सकता है, 10 ही एंट्रीज थी जिसमें मिस स्टेटमेंट है, वो आपको मिल गई, उसकी वजह से आपने सोचा यार पूरा कंपनी में स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है, मैं सैम्पलिंग टेक्निक यूज नहीं करूंगा, मैं पूरे 100 एंट्रीज पे ऑडिट प्रोसीजर लगाऊंगा। पॉसिबल। या ऐसा हो सकता है कि वो 10 ही एंट्री में मिस स्टेटमेंट नहीं थी, 90 एंट्रीज में मिस स्टेटमेंट्स थी, उसमें क्या हो सकता है, आपका कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है। बहुत बेसिक सैम्पलिंग रिस्क है यार। आप कुछ सैंपल उठाओगे तो रिस्क तो होगा ही। मैंने तो बोला ही, जब आप एक खट्टी गोली खा रहे हो सकता है 100 में तो 2 मीठी गोली हो ही सकती है।
तो वो तो आप रिस्क पे ले रहे हो कि हाँ मैंने ये खाई तो ऐसा ही टेस्ट होगा। हो सकता है थोड़ा 19-20 कुछ भी टेस्ट हो सकता है, तो वो तो आप एक रिस्क ले ही रहे हो सैंपल खा के। तो सिंपली अगर ऑल्टर इज टेकिंग दैट सैम्पलिंग थिंग, सैम्पलिंग ऑडिट प्रोसीजर, तो वो रिस्क तो ले ही रहा है। ठीक है। नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या हो सकते हैं? ह्यूमन मिस्टेक्स हो गए, या फिर सैम्पल रिजल्ट्स गलत इंटरप्रेट कर दिए, कंप्यूटर ने गलत इंटरप्रेट कर दिए, मैंने गलत इंटरप्रेट कर दिया। मतलब सैम्पल बोल रहा है कि डेविएशन नहीं है, पर मैंने गलत इंटरप्रेट करके सोचा नहीं ये डेविएशन है। ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने गलत लगा दिए जो मुझे लगाने चाहिए। मतलब जो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, जो ऑल्टर के साइड से एरर्स हो सकते हैं, जो सैम्पलिंग से नहीं जुड़े हुए। सैम्पलिंग से दो ही एरर जुड़े हुए हैं, या तो आपका काम बढ़ सकता है या आप गलत इंक्लूजन दे सकते हो। उसके अलावा जितने एरर्स है वो सब नॉन सैम्पलिंग रिस्क के एरर्स है। वो मतलब वो सैम्पलिंग से एसोसिएटेड नहीं है, वो गलतियां कैसे भी हो सकती थी, आप सैंपल अप्लाई करते या नहीं करते। ठीक है। अब ऑडिट प्रोसीजर्स, जो मैंने बोला था कि आपको जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है वो अप्रोप्रिएट और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आपका जो आपको ऑडिट एविडेंस चाहिए वैसा ही होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है वो ऑडिट प्रोसीजर उस ऑडिट आइटम पे नहीं लग सकता, तो या तो आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाए, या आप वो ऑडिट प्रोसीजर किसी और आइटम पे टेस्ट करें। और अगर आपको लग रहा है कि ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर के बाद भी उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकलना, मतलब उसमें मिसस्टेटमेंट हो सकता है या उसमें सैम्पलिंग टेक्निक नहीं काम कर रही है। मतलब जैसे यहाँ पे दिया है कि इफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कंप्यूटराइज सेल्स आर सिलेक्टेड, कंप्यूटराइज सेल्स के ही सारे ट्रांजैक्शन सिलेक्ट हो गए, तो उसमें आपने कर लिया, आप कंप्यूटराइज सेल के ये सिलेक्ट हो गए, ये आपके मैनुअल नहीं सिलेक्ट हुए, तो उसका आप कहाँ से बैकिंग ले सकते हो कि आपने बार कोडिंग किया है कि नहीं, सही किया है कि नहीं। जो मैनुअल है उसकी थोड़े से इनवॉइस दिखा दो। जो जितने कंप्यूटराइज है वो आप कंप्यूटर से चेक कर लो, उनका जो सॉफ्टवेयर है उससे चेक कर लो। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टू चेक कंप्लीटनेस, तो आपने देख लिया कि सिर्फ कंप्यूटराइज हो गए, तो आप उनको बोलते हो यार मैनुअल आप थोड़ा सा दिखा दो। कभी कभी होगा कि आपको ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना होगा, कभी कभी होगा आपकी ऑडिट असर्शन जो आपने सोचा था वो नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर खोजना पड़ेगा। ठीक है। तो ऑडिट प्रोसीजर बहुत सिंपल है, या दो ही चीज हो सकता है, या तो ऑडिट प्रोसीजर ऑल्टरनेटिव ढूंढ लो, या जो आपने ऑडिट प्रोसीजर सोचा था मे बी वो उस आइटम के लिए नहीं है, तो दूसरे आइटम पे परफॉर्म कर लो। सबसे पहले नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन आपको ढूंढना ही होगा। आप सैम्पलिंग क्यों कर रहे हो? सैम्पल करके जो रिजल्ट निकला है उसका आपको नेचर एंड कॉज ढूंढना पड़ेगा। नेचर एंड कॉज क्यों है वो मिसस्टेटमेंट। देखो, अब नॉर्मल केसेस में हो सकता है कि आप नहीं ढूंढ पाओ, पर जैसे मैंने बोला 20 में से दो हो सकता है कि आप नहीं ढूंढ पाओ, पर उन 18 में तो कुछ सिमिलर होगा। अगर आपको लग रहा है 18 के 18 में मिसस्टेटमेंट है तो कुछ तो सिमिलर होगा। मे बी या तो एम्प्लॉय कोड सेम होगा कि सेम ही एम्प्लॉय बार बार गलती कर रहा है, या तो हो सकता है कि ये इस पार्टी के साथ ही गलती हो रही है, या इस कंट्री के साथ ही गलती हो रही है, इस टाइप ऑफ सेल में ही गलती हो रही है। तो आपको सबसे पहले वो पैटर्न समझना पड़ेगा कि इनका गलती का पैटर्न का है, इनका मिसस्टेटमेंट का पैटर्न का है। अगर आपको 18 में समझ में आएगा ना इस कंट्री में गलती है, तो आप 100 में 1000 में फिल्टर कर लो कि इस कंट्री के कौन है, तो आपको लगेगा हाँ यार जिसमें सब में गलती है। अब नॉर्मल केसेस वी आर नॉट डिस्कसिंग, वो कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले एक सिमिलैरिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट ढूंढनी पड़ेगी। फिर आपको प्रोजेक्ट करना है उस मिसस्टेटमेंट को पूरे पॉपुलेशन में। जैसे मैंने बोला कि वो 20 अगर आपको गलतियां मिल गई हैं, तो आपको 20 को अब हजारों में ढूंढना होगा कि उस कंट्री की कितनी है, उस पार्टी की कितनी है, उस एम्प्लॉय की कितनी है, जो भी है आप वो प्रोजेक्ट करके ढूंढ लो। एंड इवेलुएटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग, मतलब जब आपने ऑडिट सैम्पलिंग लगा दिया तो आपको अगर जो रिजल्ट्स आए उसमें आप मैनेजमेंट को दो चीज़ बोल सकते हो। या तो आप मैनेजमेंट को बोलोगे कि इन्वेस्टिगेट करिए ये सारा, हमने एम्प्लॉय कोड से ढूंढ दिया है कि ये सारा है, तो अब आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इन्वेस्टिगेट इट। एंड नेक्स्ट क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर कंक्लूजन उससे नहीं मिला, तो आपको और ऑडिट प्रोसीजर्स उस पर लगाने पड़ेंगे। तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स या ऑडिट एविडेंसेस ढूंढने के दूसरे प्रोसीजर्स अब ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नेचर एंड कॉज, मतलब मुझे सिमिलैरिटी ढूंढनी है जो मेरे स्टेटमेंट्स की, फिर प्रोजेक्ट करना है उसको जो अपने पॉपुलेशन में है वो सारे वैसे स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं। एंड लास्टली रिजल्ट्स जो है वो इवेलुएट करना है। ठीक है। मतलब मैनेजमेंट को बोलना है कि ये सारा गलतियां इन्वेस्टिगेट करे एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स।
Thank you. I hope I could make you understand. And if you're watching this video just before the exams, you can watch it at 1.5x. Further, I have written a book for CA inter audit students, the name of which is Audit Unraveled. I will put the link in the description box from where you can buy it. So do refer to it. उसमें पूरा simplified है सब कुछ, question and answers के साथ है, self study book है, you can easily watch it, you can easily watch my YouTube videos and refer to that book. बहुत simple है. So if you wish to, you can buy that book through the link given in the description box. Thank you.